Hello everyone, welcome back to the channel. So today is the last lecture of Harappan Civilization series. Throughout this series we have covered almost all the important topics in detail, whether is the whether it is the discovery of Harappan civilization, town planning, economy, trade, religion, seals, crafts or administration. In today's lectures we are going to cover the remaining topics which are equally important from the examination point of view. By the end of this lecture, our Harappan civilization will be completely finished. So, without wasting any time, let's begin today's lecture. सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में रह गया था. हमने इकोनॉमी डिस्कस करते वक्त देखा था कि हरप्पन्स वर इन्वॉल्व इन एक्सटेंसिव ट्रेड और इसी ट्रेड के थ्रू उन्हें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स भी मिलते थे. अब एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इंपॉर्टेंट मेटल्स के सोर्स रीजन क्या थे, इसलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. तो अगर हम बात करें मेटल्स और उनके सोर्स ऑफ रीजन की, तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की. गोल्ड अफगानिस्तान, ईरान और कोलार रीजन से आता था. कॉपर की बात करें तो कॉपर ओमन एंड खेत्री रीजन ऑफ राजस्थान विच इज ऑल्सो नोन एज द गणेश्वर जोधपुर कल्चर. टिन की बात करें तो टिन अफगानिस्तान, ईरान. लेपिस लेजुली की बात करें तो बदाख्शान रीजन ऑफ अफगानिस्तान. जेड की बात करें तो पामीर रीजन. स्टीएटाइट की बात करें तो साउथ राजस्थान. बिटुमिन की बात करें तो मेसोपोटामिया एंड बलूचिस्तान. लेड की बात करें तो लेड मेनली फ्रॉम साउथ इंडिया. एंड सिल्वर की बात करें तो जवार माइंस ऑफ मेसोपोटामिया. एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट द हरप्पन्स वर आल्सो नोन एज द अर्ली पीपल हु यूज द सिल्वर एक्सटेंसिवली. तो ये हो गए हमारे सोर्सेस और सोर्सेस ऑफ ओरिजिन एंड उनके मेटल्स के बारे में. अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक्स की, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द हरप्पन्स, और हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ हरप्पन इकोनॉमी. अब क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता चला कि हरप्पन्स एग्रीकल्चर करते थे? इसका आंसर मिलता है कि स्पेशल ब्रांच जिससे हम कहते हैं आर्कियोबोटनी, और जो आर्कियोबोटनी की स्टडी करते हैं उनको कहते हैं हम आर्कियोबोटनिस्ट. तो आर्कियोबोटनिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो एंशिएंट प्लांट, सीड्स, पोलन ग्रेन्स को स्टडी करते हैं. तो जब आर्कियोबोटनिस्ट ने डिफरेंट साइट्स को स्टडी किया तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ सीड्स, ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स. And with the help of these evidence, archaeobotanists reconstruct the agriculture pattern of IBC. जब उन्होंने एग्रीकल्चर पैटर्न को रिकंस्ट्रक्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो हरप्पन्स की जो मेजर क्रॉप्स थी वो थी बीट, बार्ले, पीज, हॉर्स ग्राम, मस्टर्ड, डेट्स, मेलन्स. एंड अगर राइस की बात करें तो राइस वॉज नॉट अ मेजर क्रॉप ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन. राइस का एविडेंस कुछ सिलेक्टेड साइट से मिलता है जैसे लोथल और रंगपुर. सो आर्कियोलॉजिस्ट सेड दैट द राइस वॉज नॉट अ मेजर क्रॉप ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, इसीलिए हरप्पन को राइस बेस्ड सिविलाइजेशन नहीं कहा जा सकता. अब जब एग्रीकल्चर इतनी डेवलप थी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी काफी होता होगा, और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उस सरप्लस को स्टोर करना भी जरूरी होगा. इसी पर्पस के लिए हरप्पन्स ने डेवलप किए थे ग्रेनरीज. तो द एविडेंस ऑफ ग्रेनरीज आल्सो फाउंड्स फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड द यूज ऑफ दीज ग्रेनरीज फॉर स्टोरेज ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स. एंड इनके एविडेंस हमें मिलते हैं हरप्पा से, जहां पर हमको 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं. मोहनजोदारो से ये बताता है कि हरप्पन सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं करते थे बल्कि स्टोरेज और फूड मैनेजमेंट को भी इंपॉर्टेंस देते थे. अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम जानते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत लार्ज था, अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इतना बड़ा एरिया होने की वजह से नेचुरली हर रीजन का फूड पैटर्न सेम नहीं हो सकता. तो इसीलिए अब हम बात करते हैं रीजनल फूड पैटर्न्स की. अगर हम रीजनल फूड पैटर्न्स की बात करें तो सिंध और पंजाब के लोग व्हीट एंड बार्ले को ज्यादा कंज्यूम करते थे. वहीं पर गुजरात रीजन्स लाइक रंगपुर एंड सुरतोड़ा के लोग
राइस एंड मिलेट्स को ज्यादा कंज्यूम करते थे। तो ये हड़प्पन्स का रीजनल फूड पैटर्न्स था। इसका मतलब हड़प्पन्स अपने लोकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर को अडेप्ट करते थे। अब क्वेश्चन आता है, हड़प्पन्स फार्मिंग कैसे करते थे? जब इतना डेवलप एग्रीकल्चर था तो कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी होंगी। तो अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो हड़प्पन एग्रीकल्चर मेनली वुडन प्लेग पर बेस्ड था। तो हड़प्पन एग्रीकल्चर वुडन प्लग एग्रीकल्चर था, यानी फार्मिंग के लिए वुडन प्लग यूज किया जाता था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हमें कहां से मिलता है? कालीबंगन से। कालीबंगन जो साइट है वहां पर हमको प्लग फील्ड के एविडेंस देखने को मिलते हैं और इसे दुनिया के ओल्डेस्ट नॉन प्लग फील्ड एविडेंस में काउंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग हैव बीन फाउंड फ्रॉम बनावली एंड भावलपुर साइट्स। ये सब एविडेंस प्रूव करते हैं कि हड़प्पन सिस्टमेटिक फार्मिंग टेक्निक्स जानते थे। अब एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इरिगेशन। तो हम बात करते हैं हड़प्पन के इरिगेशन की। तो हड़प्पा के इरिगेशन की अगर बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन मेनली इरिगेशन फ्लड इरिगेशन पर बेस्ड था। जिसका मतलब जब रिवर्स में सीजनल फ्लड्स आते थे तो फ्लड का पानी सराउंडिंग फील्ड्स में स्प्रेड हो जाता था। फ्लड के बाद वाटर ग्रेजुअली चला जाता था, लेकिन फर्टाइल सिल्ट और मॉइस्चर सोइल में रह जाता था। इसी नेचुरली मोइस्ट लैंड पर हड़प्पन कल्टीवेशन करते थे, यानी उन्हें हर जगह कैनाल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये एक नेचुरल इरिगेशन टेक्निक थी। तो हड़प्पन का इरिगेशन मेनली किस पर बेस्ड था? फ्लड इरिगेशन पर। फ्लड इरिगेशन, जब रिवर्स में सीजनल फ्लड आते थे तो फ्लड का पानी सराउंडिंग फील्ड्स में स्प्रेड हो जाता था। फ्लड के बाद वाटर ग्रेजुअली चला जाता था, लेकिन फर्टाइल सिल्ट और मॉइस्चर सोइल में रह जाती थी। इसी नेचुरली मॉइस्ट लैंड पर हड़प्पन कल्टीवेशन किया करते थे। लेकिन नेचुरल इरिगेशन के अलावा अगर आपको धोलावीरा याद हो तो वहां का सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट भी रिमार्केबल था इरिगेशन के लिए। तो धोलावीरा सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट। अगर हम कैनाल इरिगेशन की बात करें तो कैनाल इरिगेशन भी हड़प्पा साइट्स में देखने को मिलता है, जिसका मेन एग्जांपल है सुरतुगई इन अफगानिस्तान, जहां पर कैनाल इरिगेशन के एविडेंस मिलते हैं। अब एग्रीकल्चर के बाद बात करते हैं फूड हैबिट्स की। अब फूड हैबिट्स की बात करें तो हड़प्पन सिर्फ वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन? एविडेंस बताते हैं कि हड़प्पन कंज्यूम बोथ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन डाइट में हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स थी, जैसे व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स, फ्रूट्स, पल्सेस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीरियल्स कंज्यूम करते थे, फ्रूट्स कंज्यूम करते थे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स कंज्यूम करते थे। अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो उसमें सबसे कॉमन था फिश। मेनली हड़प्पन की जो नॉन वेजिटेरियन डाइट थी वो मरीन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट थी। तो मरीन रिसोर्सेज मेनली कंज्यूम बाय हड़प्पन, जिसमें फिश, मोलस्कस, ऑयस्टर और सेलफिश इंपोर्टेंट डाइट का पार्ट थी। हड़प्पन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करते थे, जिसमें मिल्क एंड कर्ड इंपोर्टेंट थे। अब एग्रीकल्चर के बाद आता है एनिमल डोमेस्टिकेशन। जैसे प्लांट को स्टडी करने वाले स्पेशलिस्ट आर्कियोबोटनिस्ट कहलाते हैं, वैसे ही एंशियंट एनिमल रिमेन्स को स्टडी करने वाले स्पेशलिस्ट कहलाते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट। तो डिफरेंट साइट्स में से आर्कियोजूलिस्ट को रिमेन्स ऑफ एनिमल बोन्स फ्रॉम वेरियस हड़प्पन साइट्स देखने को मिलते हैं। अब एनिमल्स का मेनली यूज क्या था? तो एनिमल्स मेनली यूज फॉर फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फूड सप्लाई, एंड एज वी हैव सेड दैट द हड़प्पन्स आल्सो कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये एनिमल्स डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज किए जाते होंगे। अब हम बात करें इंपोर्टेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की, तो उसमें कैटल, ऑक्सन, बफेलो, सीप, गॉट, पिग, कैमल, डॉग, कैट। अगर हम इन सब के अलावा बात करें तो हड़प्पा का जो
कैरेक्टरिस्टिक एनिमल था वो था हम्प्ड बुल। ये हम्प्ड बुल हड़प्पन की बहुत सारी सील्स पे देखने को भी मिलता है। एंड हड़प्पन्स वर ऑल्सो फेमिलियर विद द एलिफेंट एंड राइनोसोरस बिकॉज द representation of elephant and rhinoceros also found on the Pasupati seal. अब हम बात करते हैं व्हाट अबाउट हॉर्सेस के बारे में। तो व्हाट अबाउट हॉर्सेस, ये टॉपिक आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में आज भी डिबेटेड टॉपिक है। हॉर्स के रिमेन कुछ साइट से मिले लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है। इसी वजह से मोस्ट हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हॉर्स हड़प्पन सोसाइटी का रेगुलर डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं था। इन सिंपल वर्ड्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज नॉट हॉर्स सेंट्रिक सिविलाइजेशन। तो हॉर्स की बात करें तो वेरी लेस नंबर ऑफ एविडेंस, नॉट अ रेगुलर डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अब तक हमने एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन को डिटेल में समझ लिया। अब चलिए आते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे मिस्टीरियस टॉपिक पर, वो है हड़प्पन स्क्रिप्ट। अगर हम हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो मैं इसे मिस्टीरियस इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक इतने सालों बाद भी हड़प्पन स्क्रिप्ट को कंप्लीटली डेसिफर नहीं किया जा सका है। यानी हम सिंबल्स को देख सकते हैं, उनकी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनका मीनिंग क्या है ये अभी भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है। इसी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस से मिलती है, ना कि रिटर्न रिकॉर्ड से। दैट्स व्हाई हड़प्पन सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। अगर हम हड़प्पन स्क्रिप्ट की नेचर की बात करें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक इन नेचर। पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है? सिंबल्स वर इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। जैसे हमने हड़प्पन सील्स पर डिफरेंट सिंबल्स और एनिमल्स फिगर देखे थे, यानी राइटिंग में पिक्चर लाइक सिंबल का यूज किया जाता था, तो पिक्टोग्राफिक थी, सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। हड़प्पन स्क्रिप्ट लोगो सिलेबिक भी थी। और लोगो सिलेबिक का मतलब क्या होता है? नेम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। लोगो सिलेबिक का मतलब होता है एक सिंबल कभी एक कंप्लीट वर्ड को रिप्रेजेंट करता था और कभी एक सिलेबल या साउंड को रिप्रेजेंट करता था। तो हम लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें a symbol sometimes represent a word और sometimes represent a syllable और sometimes represent both word और syllable। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी हड़प्पन स्क्रिप्ट की? वो थी आइडियोग्राफ। आइडियोग्राफिक का मीनिंग होता है अ सिंबल रिप्रेजेंट एन आइडिया और अ कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट आइडियोग्राफ भी थी बिकॉज अ सिंबल रिप्रेजेंट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट पॉपुलर इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब हम हड़प्पन स्क्रिप्ट में बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ राइटिंग की। तो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बोस्ट्रोफिदोन। बोस्ट्रोफिदोन स्क्रिप्ट एक टाइप की राइटिंग स्किल है। इसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है फर्स्ट लाइन में, देन नेक्स्ट लाइन ऐसे रिवर्स करके हम नेक्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट, मींस सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं और यहीं से ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, मींस फर्स्ट राइट टू लेफ्ट, देन नेक्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, मींस लाइक अ जिगजैग पैटर्न। अगर हम नंबर ऑफ साइंस या सिंबल्स की बात करें तो 400 टू 600 सिंबल्स थे एंड 60 बेसिक साइंस से हड़प्पन स्क्रिप्ट में, एंड स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडेसिफर्ड। अब चलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के फाइनल फेज की बात करते हैं विच इज द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो आफ्टर द मैच्योर हड़प्पन फेज फ्रॉम 2600 टू 1900 बीसी, लेट हड़प्पन फेज स्टार्टेड हो जाता है इसके बाद। तो लेट हड़प्पन फेज की टाइमलाइन है 1900 बीसी टू 1300 बीसी। नाउ क्वेश्चन इज दिस, हाउ दिस एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन डिक्लाइन। अगर हम बात करें तो ये इतनी जो मार्वलस सोफिस्टिकेटेड अर्बन सिविलाइजेशन थी तो वो डिक्लाइन कैसे हुई?
तो इसकी अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो वेरियस थ्योरीज हैं, जिसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी है मोर्टाइम व्हीलर की, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर स्पेशली घाघर हकरा रिवर सिस्टम, फ्लड थ्योरी है, क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी, अर्थक्वेक एंड नेचुरल कैलेमिटीज। तो ये वेरियस थ्योरी है जो डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रपाउंड की हैं, बट अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस फाउंड नहीं हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्चुअली डिक्लाइन हुआ कैसे। अब हम बात करते हैं लेट हड़प्पन फेज की मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। जैसे हमने मैच्योर हड़प्पन फेज की कैरेक्टरिस्टिक देखी, तो ऐसी लेट हड़प्पन फेज के मेजर फीचर्स क्या थे। तो अगर हम लेट हड़प्पन फेज के मेजर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले टाउन प्लानिंग वहां की डिटोरिएटेड हो चुकी थी। तो डिक्लाइन ऑफ अर्बन लाइफ एंड टाउन प्लानिंग, बिग सिटीज एंड टाउन्स ग्रेजुअली अबंडन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिलता है वो है डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। मेसोपोटामिया के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था वो भी ग्रेजुअली वीक होने लगा, और जब ट्रेड डिक्लाइन हुआ तो नेचुरली इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट पड़ा। तो इंटरनेशनल ट्रेड विद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बिकम वीक। अब हम बात करते हैं एनोदर इंपॉर्टेंट फीचर की, वो था डिक्लाइन ऑफ स्पेशलाइज क्राफ्ट। हमने मैच्योर हड़प्पन फेस में देखा था कि वहां पर स्पेशलाइज क्राफ्ट सेंटर्स थे जैसे चानुदारो, लोथल एंड नागेश्वर। बट एट दिस फेस, लेट हड़प्पन फेज में ये जो सेंटर्स थे स्पेशलाइज क्राफ्ट सेंटर के, वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो गए, और जो हड़प्पन इकोनॉमी थी वो विलेज बेस्ड एक्टिविटीज की तरफ शिफ्ट हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिलता है वो है डिक्लाइन ऑफ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी मेच्योर हड़प्पन फेज की, कि वो स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स का यूज करते थे। बट लेट हड़प्पन फेज में यही जो स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स थे वो डिक्लाइन हो गए। तो ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट था, लेकिन हर चेंज निगेटिव नहीं था। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, वो था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस फेज में फार्मर्स ने डबल क्रॉपिंग पैटर्न अडॉप्ट कर लिया था, यानी एक ही फील्ड में साल में 2 बार क्रॉप्स उगाई जाने लगी। जैसे विंटर सीजन में व्हीट एंड बार्ले, वहीं पर उसी सेम फील्ड में समर में राइस एंड सोरगम, सोरगम मींस ज्वार। अब हम इंपोर्टेंट साइट्स की बात करें अगर दिस फेज की, तो इंपोर्टेंट साइट्स में रंगपुर है गुजरात में, डायमाबाद महाराष्ट्र, बेत द्वारका गुजरात, संगोल पंजाब, आलमगीरपुर यूपी, हुल्लास यूपी, दौलतपुर हरियाणा एंड प्रभास पतन गुजरात। तो ये साइट्स कुछ इंपोर्टेंट थी लेट हड़प्पन फेज के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो लेट हड़प्पन फेज मेनली इन्हीं साइट्स के इर्द गिर्द दिखाई देता है। तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, हड़प्पन सिविलाइजेशन को। इस इंटायर सीरीज में हमने डिस्कस किया डिस्कवरी, एक्सटेंट, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, इकोनॉमी, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, रिलीजन, सील्स, स्क्रिप्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिक्लाइन और लेट हड़प्पन फेज। अगर आपने इस हड़प्पन सिविलाइजेशन सीरीज का हर लेक्चर फॉलो किया है, देन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आई होप अब हड़प्पन सिविलाइजेशन आपके लिए सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि एक कंप्लीट स्टोरी बन चुकी होगी। अगर अब भी किसी भी लेक्चर या किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन हिस्ट्री का एक और इक्वली इंपोर्टेंट चैप्टर, द वैदिक एज। वहां हम समझेंगे आर्यंस का ओरिजिन, ऋग्वेदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन और वैदिक लिटरेचर। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये लेक्चर और पूरी हड़प्पन सीरीज पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर सीरीज। आई विल सी यू इन द लास्ट नेक्स्ट लेक्चर।